चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए बेटा, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। सर स्टार्ट हो गई। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी लाइव आइए, ठीक है, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग अंशु, विष्णु, प्रियंका, सिकंदर, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाइए। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखने में बड़ा है क्वेश्चन लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ आपसे पूछा गया रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था उसको मोटो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन बड़ा देख के भाग मत जाना। क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटा है, केवल उसको बड़ा कर दिया गया। आपसे रॉलेट एक्ट पूछा गया है। कब पास हुआ था रॉलेट एक्ट? 1919 में पास किया गया था। मैम किसने पास किया था? सर सिडनी रॉलेट ने पास किया था। तो ये क्यों पास किया गया था, ये क्वेश्चन में आंसर है। इसका मोटो क्या था आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं रॉलेट एक्ट की बात करती हूं, पहले आप आंसर करें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और बहुत अच्छे से एक एक चीज आपके क्लियर करूंगी। फटाफट जल्दी से पहले आप जो है लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे जल्दी से बताइए। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक बार आपको क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपसे बात करती हूँ रॉलेट एक्ट की, ठीक है, रॉलेट एक्ट इसको आप क्या कहते हैं? ब्लैक लॉ कहते हैं, काला कानून इसको कहते हैं। कब पास किया गया था मैम? 1919 में पास किया गया था। इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में एक्चुअली था कि जो भी पर्सन, अगर ये कहा गया था कि इस एक्ट को पास करके ये कहा गया कि अगर चार लोग एक साथ खड़े हैं या चार से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हैं तो उनको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अरेस्ट करके उनको 2 साल की सजा दी जाएगी। 2 इयर्स यानी 2 वर्षों की सजा दे दी जाएगी। और इस कानून को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। ये इनकी मनमानी थी एक्चुअली। एक तरीके से इन्होंने अपने मनमाना कानून बनाया था कि जहां पर 4 लोग या 4+ से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहां पे हम देखेंगे और उन लोगों को हम अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो कानून था इसीलिए इसको ब्लैक लॉ कहा गया। इस कानून को क्यों लाया गया था? तो जो आपके नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन आपके यहां पर चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट्स जिनको आप कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, बच्चा इनको दबाने के लिए इस कानून को लाया गया था। क्योंकि अगर देखो नेशनल मूवमेंट्स कब स्टार्ट होंगे? जब लोग इकट्ठे होंगे। तो लोगों को इकट्ठे करने से ही इन्होंने मना कर दिया कि अगर आप लोग इकट्ठे देखे गए तो हम लोग आपको अरेस्ट करेंगे और आपको जेल में डाल देंगे। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि आपके नेशनल मूवमेंट्स को दबाना। अब देखना जरा डी वाला ऑप्शन आपको देखना, यहीं पे ऐसा कुछ दिखेगा, राष्ट्रवादी आंदोलन की ताकत को तोड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मैम यहां पर डी आंसर होगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि नेशनल मूवमेंट्स को यहां पर तोड़ने के लिए, उसको उसको कमजोर करने के लिए, वीक करने के लिए इस कानून को लाया गया था। और इस कानून से आप एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो कानून है आपका, ठीक है, ये जो कानून है आपका, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसी कानून के तहत आपका क्या किया गया था? सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और आपके एक व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल। कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल। बच्चा इन दोनों को कर लिया गया था अरेस्ट। इसी लॉ के तहत इन दोनों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। और इस चीज का जो है विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग, ध्यान से सुनना, जलियांवाला बाग, यहां पे क्या किया गया? जलियांवाला बाग में बिठाई गई एक मीटिंग बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई और ये बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को। अब यहां पे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, एक है माइकल डायर, माइकल डायर और एक है आपका जनरल डायर। ये दोनों डिफरेंस है, माइकल डायर अलग है और जनरल डायर अलग है, ये दोनों होते हैं। अब जनरल डायर जो होता है वो माइकल ओ डायर को ऑर्डर देता है कि अगर लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं इस डेट को तो तुम गोली चलवा देना। और माइकल ओ डायर जनरल डायर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ये जनरल डायर इसको ऑर्डर दे देता है कि तुम ऐसा करो कि गोलियां चलवा दो। तो गोलियां कौन चलवाता है? माइकल ओ डायर, जनरल माइकल ओ डायर यहां पे गोलियां चलवा देता है और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये इसी रॉलेट एक्ट का परिणाम था। बिल्कुल विष्णु, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर
अब ये आपका यहाँ पे कांड हो जाता है। उसके बाद में गांधी जी बहुत विरोध करते हैं, गांधी जी इसके अगेंस्ट चले जाते हैं, हंटर कमीशन बैठता है, वो इसको फ्री कर देता है, माइकल और डायर को, इसको केवल हटाया जाता है, पनिशमेंट कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसी रॉलेट एक्ट के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता थे? ट्रेड यूनियन एक तरीके से ये जो आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ये एक तरीके से एक प्रेशर ग्रुप की तरह था। किसकी तरह था? प्रेशर ग्रुप, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं दबाव समूह। और आपको पता है दबाव समूह क्या करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, अगर इनको पसंद नहीं आती है तो उसको चेंज कराने के लिए प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी आपका इसी तरीके का एक प्रेशर ग्रुप था। ओके, आंसर आ रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बिल्कुल NM जोशी। ठीक है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 1920 में बना था। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपका यहां पर बनाया गया था। और कैसे काम कर रहा था? बिल्कुल एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा था। एक क्वेश्चन और आता है यहां पे, एक मिनट, एक क्वेश्चन और बच्चा आपका यहां पे आता है, वो भी आप सुन लो। वो क्वेश्चन क्या आता है? वो क्वेश्चन आता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। बताओ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले चेयरमैन या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये इसका आंसर बताओ मुझे, जल्दी से आंसर बताओ। और इसमें एक पर्सन और थे जो कि इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी, तो उनका नाम क्या था? चमन लाल। मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट कौन थे? अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है। फर्स्ट चेयरमैन थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनकी डेथ 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज के कारण हो जाती है। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आपके, या फर्स्ट प्रेसिडेंट कह ले, फर्स्ट चेयरमैन कह ले, लाला लाजपत राय थे। और आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन में क्या दे रखा है? महात्मा गांधी। भाई कौन नहीं जानता है महात्मा जी को? महात्मा गांधी जी के आपसे जो, अगर आपसे इनके पेपर पूछे जाए, इनके पत्र कौन कौन से थे, तो भाई यंग इंडिया इनका पत्र था, ओपिनियन इंडिया इनका पत्र था। ओपिनियन इंडिया हो गया, यंग इंडिया हो गया, और कौन सा हो गया? ओपिनियन इंडिया, यंग इंडिया, पूरा नाम लिखेगा। देखो, ओपिनियन इंडिया जो है वो इन्होंने लिखा था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यंग इंडिया कहां पे लिखा था? इंडिया में। उसके अलावा एक और था स्वराज। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ नाम था इसका, हाँ, हिंद स्वराज, मुझे नाम याद आया। एक और इसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। ये भी गांधी जी ने कहां पर लिखा था? इंडिया में ही लिखा था, हिंदू स्वराज। और दूसरा कौन सा था? यंग इंडिया। ये आपके उसमें इंडिया में लिखे। और एक और था इंडिया में जो इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था नवजीवन। क्या नाम था? नवजीवन, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, ये तीनों पेपर्स आपके गांधी जी ने कहां पर लिखे हैं? आपके लिखे थे इंडिया में। ठीक है, नवजीवन। एक और था, देखो यहां पे आपका और ये इंडियन ओपिनियन कहां पे लिखा था? साउथ अफ्रीका में। हरिजन, बिल्कुल, ये भी आपका गांधी जी ने लिखा था। दूसरा देखिए यहां पे और क्या है? एससी बोस। अच्छा, गांधी जी की बायोग्राफी क्या थी? माय एक्सपीरियंस विद माय ट्रुथ। एससी बोस, इनकी क्या थी? माय स्ट्रगल। ठीक है, ऐसे करके इनकी बुक का नाम था। एक मिनट, क्या नाम था बताओ? सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी का नाम क्या था? बताओ जल्दी से। फिर आपको एक फैक्ट बताऊंगी मैं एससी बोस के बारे में। माई स्ट्रगल करके इनका जो है, इनकी वो थी बायोग्राफी थी। चलिए, एससी बोस के, हाँ, इंडियन स्ट्रगल, ऐसे करके इनकी बायोग्राफी थी। अब देखिए यहां पर आप मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, मैं प्लेन स्क्रीन लूंगी। एससी बोस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत क्वेश्चन आता है। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आईएनसी में चेयरमैन रहे थे। यहां से मैं बहुत सारे फैक्ट आपको बताने वाली हूं। ये चेयरमैन रहे थे, कब रहे थे? 1938 में रहे मैम, और 1939 में। 1938 में कहां पे? हरिपुरा में। और आपके 39 में कहां पर? तिरुपुरी में। लेकिन 39 में जब ये चेयरमैन बने तो इन्होंने किसको हराया था? ये क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्होंने किसको हराया था?
इन्होंने किसको हराया था? तो बेटा वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ध्यान से सुनना, पट्टाभी सीतारमैया। अब ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? तो मैम इनको सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब मतलब पट्टाभी सीतारमैया हारे तो मतलब गांधी जी हार गए। तो गांधी जी से इनके जो डिस्प्यूट्स हैं यहां से बढ़ने शुरू हो गए थे और ये गांधी जी से डिस्प्यूट्स चाहते नहीं थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि यहां से बच्चा इन्होंने रिजाइन दे दिया, चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन दिया। अब रिजाइन दिया तो चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम पे टेम्पररी चेयरमैन कौन बने थे? तो इस टाइम पे जब इन्होंने रिजाइन दिया तो यहां पे जो टेम्पररी चेयरमैन बने थे या अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये कौन थे? आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से ही रिजाइन देकर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? यहां से रिजाइन देकर मैम इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। एससी बोस ने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? एससी बोस ने कहा था। क्योंकि ये आपके गांधी जी के साथ डिस्प्यूट्स को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद से खुद रिजाइन यहां पर दे दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गांधी जी ने मैम कौन से की थी? तो गांधी जी भी आईएनसी के चेयरमैन एक बार बने थे बेटा 1924 में। कहां पर? बेलगांव में। बेलगांव में आपका एक अधिवेशन होता है और बेलगांव में होने वाले अधिवेशन के ये आपके 1924 में गांधी जी चेयरमैन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, हम पीछे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में आईएनसी के चेयरमैन बने और इस आईएनसी के चेयरमैन जब ये बने तो यहां पर इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? फुल स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया। तो 1929 में बने, 1936 में और 1937 में 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के चेयरमैन के पोस्ट को होल्ड किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी आपने मैम बताया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी बायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं जल्दी से। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था वो क्यों मनाया गया था, ये बताइए। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, एक ही बार में याद हो जाता है। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू सो मच। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग। जल्दी जल्दी करिए, इस काम को आप लोगों को ही करना है। मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे क्यों मनाया था? सिकंदर का आंसर है कि मैम क्योंकि लखनऊ पैक्ट किया गया था, इसलिए मनाया था। बेटा अगर मैं यहां पे बात करती हूं, प्रियंका कह रही है कि नहीं मैम बी, तो प्रियंका का आंसर सही है। इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाया था, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट अंडर नेहरू। आपको पता है कि नेहरू जी के अंडर क्या बनाई गई थी? इंटरिम गवर्नमेंट। ये देखो जब फॉर्मेशन हो रही थी ना, तो फॉर्म्ड कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को फॉर्म्ड की गई थी। इसको फॉर्म्ड किसने करा था? आपका एक मिशन आता है, मैं आपको पूरी बात बताती हूं। एक मिशन आता है, कैबिनेट मिशन, है ना। इसको कौन भेजता है? तो मैम इसको ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली साहब भेजते हैं। क्लीमेंट एटली इसको भेजते हैं। ये मिशन कब आता है? 24 मार्च 1946 को आता है मैम। कहां पर आता है? दिल्ली में आता है। ठीक है, ये यहां पर आपका आता है। अब ये जो मिशन आता है इसकी 2 मोटो होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट यहां पे बनानी थी, इस इंटरिम गवर्नमेंट इस कैबिनेट मिशन के थ्रू यहां पे इसका एक मोटो होता है और इसके लिए कैबिनेट मिशन के एक आपके व्यक्ति होते हैं जो कि इसके चेयरमैन भी होते हैं और उनका नाम होता है पैथिक लॉरेंस। क्या नाम होता है? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अब ये जो पैथिक लॉरेंस होते हैं ये इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सचिव भी होते हैं। अब ये भारत सचिव भी हैं और इस मिशन के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब ये इसके चेयरमैन भी हैं।
अब इनको क्या करना है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म्ड करना है। इसके लिए ये यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है वेवेल, और वेवेल इस टाइम पर कौन होते हैं? वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय होते हैं भारत के। तो ये इनको कहते हैं कि हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, एक अंतरिम सरकार बनानी है। और बेटा पता है इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार। अस्थायी मतलब ऐसी सरकार जो कुछ समय के लिए काम करेगी, जब तक कि परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक आपकी ये सरकार जो है यहां पर काम करेगी। तो ये टेम्पररी गवर्नमेंट इनको बनानी थी, और इस गवर्नमेंट में इनको आईएनसी और प्लस लीग दोनों के मेंबर्स को यहां पर लाना था। लेकिन लीग इसमें आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि लीग का कहना था कि भैया मैं तो अलग से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए पाकिस्तान। और इस डे को सेलिब्रेट करके उसने कहा कि मैं अब छीन के पाकिस्तान लूंगा अगर आप मुझे नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट यहां पे बनाया गया था। और ये इंटरिम गवर्नमेंट कब फॉर्म्ड होती है? 2 सितंबर 1946 को यहां पर ये जो है फॉर्म्ड होती है। इसमें आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो लॉर्ड वेवेल होते हैं। इसमें जो आपके वाइस चेयरमैन यानी कि उपसभापति होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और इसमें 15 मेंबर्स के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। बाद में इस गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग भी आकर शामिल हो जाती है, और सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। तो 15 सदस्यों से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इसी के लिए ये यहां पर किया गया था। अब जिन बच्चों ने बोला है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट आपका कब होता है? 1916 में होता है मैम। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है तो इसमें दो काम होते हैं। पहला, मुस्लिम लीग और आपकी आईएनसी दोनों पास में आ जाते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी यहां पर देखने के लिए मिलती है। साथ साथ आपके इस लखनऊ पैक्ट में या लखनऊ अधिवेशन में, जो कि कब होता है मैम? 1916 में होता है। इसमें चेयरमैन कौन होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। पहला काम, आईएनसी और लीग क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम आपके गरम दल और नरम दल ये दोनों पास में आ जाते हैं, मतलब दोबारा से मर्ज हो जाते हैं ये लोग। और इनमें मर्ज कराने में किसकी भूमिका, कौन रोल प्ले करता है? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? एक आयरिश लेडी जिन्होंने आपके यहां पर आपके भारत में आकर काम किया, और इन्होंने गरम दल और नरम दल को यहां पे पास लाने का काम किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके साथ साथ और कौन था? तिलक भी इसमें थे। अब ये नरम दल गरम दल पास में आते हैं और दोबारा से कांग्रेस क्या हो जाती है? एक हो जाती है। एनी बेसेंट ने क्या किया था? एनी बेसेंट ने मैम किया था कि यहां पे कलकत्ता में 1917 में आईएनसी का सेशन होता है और वो उसमें फर्स्ट चेयरमैन बनती हैं। ठीक है, तो ये दो काम आपके लखनऊ सेशन में होते हैं। वेवेल प्लान आपका 1945 में आता है और ये फेल हो जाता है। लॉर्ड वेवेल इसको लेकर आते हैं। विधानसभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे विधानसभा की जगह आप लिखेंगे संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा इसकी हिंदी होगी। तो इसका गठन कब होता है बेटा? 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसमें चेयरमैन कौन होते हैं? टेम्पररी चेयरमैन बनाए जाते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि सीनियरिटी के बेस पर बनते हैं। और ये सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया। जो सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया वो आपका सीनियरिटी के बेस पर, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। और इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया था? फ्रांस से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर था आपका बी, और जितने ऑप्शन थे उसको मैंने तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने रख दिया, जो भी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पुस्तक परसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई है? और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, अच्छा बोर्ड की लाइट, ओके ठीक है, 1 मिनट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पुस्तक परसेप्ट, ओके, सिकंदर का कहना है कि मैम मदर टेरेसा ने लिखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किसने लिखी है। सिकंदर, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा राजा राम मोहन रॉय, यानी कि यहाँ पे डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। इनको राजा का, ये राजा क्या था? इनका टाइटल था, इनकी उपाधि थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय ने मैम इनको दी थी, है ना। और ये आपके राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा
सभा बनाई। क्या बनाया? 1815 में मैम इन्होंने आत्मीय सभा बनाई। 1828 में मैम इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। 1828 में क्या बनाया? ब्रह्म समाज। साथ साथ राजा राम मोहन राय ने और क्या किया? 1829 में इनके एफर्ट्स से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया। विलियम बेंटिक ने, ठीक है, किया किसने था? विलियम बेंटिक ने, लेकिन एफर्ट्स किसने लगाए थे? राजा राम मोहन राय ने। इनके उसके बाद में अगर मैं राजा राम मोहन राय की बात करती हूं तो संवाद कौमुदी वो भी किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी, इसके राइटर कौन है? राजा राम मोहन राय ही हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आपके भारत के लिए बहुत सारे इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स जो है आपके सामाजिक सुधार जो हैं वो किए थे। ठीक है, हाँ, वर्टल उल अकबर, वेदांतर, प्रीसेस ऑफ जीसस, बिल्कुल परसेप्ट ऑफ जीसस, बिल्कुल प्रियंका राजा राम मोहन राय ने ही लिखी है। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं इसमें और ऑप्शंस की। जैसे इसमें एक ऑप्शन दे रखा है राधा कांत, ये कंठ नहीं है, राधा कांत देव, इन्होंने क्या बनाई थी? धर्म सभा। ये क्वेश्चन आता है कि धर्म सभा के फाउंडर ऑफ धर्म सभा कौन थे? तो राधा कांत देव थे। ठीक है, फाउंडर ऑफ धर्म सभा राधा कांत देव ने एक तरीके से रूढ़िवादिता का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म्स की कोई जरूरत नहीं है या धार्मिक सुधारों की कोई जरूरत नहीं है, रिलीजन्स में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दो? आप भैया इनको ऐसे ही रहने दो जैसे ये हैं। तो मतलब एक तरीके से इन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन किया था और इसके लिए एक धर्म सभा इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इसमें आपको बेटा कल सिकंदर की डिमांड थी कि मैम ऐसे क्वेश्चंस जरूर कराइए, तो सिकंदर देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हिस्ट्री में कहानी भी याद होगी तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। और इसी बात पे एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से कर देंगे, इतना काम तो आपको करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से कीजिए फटाफट से। ओके, सिकंदर का आंसर बी आ रहा है, विष्णु का आंसर बी आ रहा है। चलिए देखते हैं कि यहां पे आंसर बी होगा या फिर कुछ और होगा, है ना, देख लेते हैं एक बार। चलिए आपके अकॉर्डिंग भी हम जो है ऑप्शंस ओके, विष्णु ने कहा है कि नहीं मैम सी होगा। ओके, सिकंदर कह रहे हैं कि नहीं मैम मेरा बी ही है। चलिए देखो अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। और गांधी और इरविन के बीच में यह समझौता होता है, कहां पर होता है बच्चा? दिल्ली में होता है। इसमें मीडिएटर कौन होते हैं, मतलब मध्यस्थ कौन होता है जो इस पैक्ट को कराता है? इसीलिए क्योंकि ये दिल्ली में होता है इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भूमिका होती है तेज बहादुर सप्रू की। आगे मेरी बात सुनिए, ठीक है, ये आपका समझौता होता है। उसके बाद में पूना पैक्ट, मैंने कल बात की थी आपसे, कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। किस किस के बीच होता है? तो मैम गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें इसको कौन कराता है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। जब ये आपका समझौता होता है तो गांधी जी पूना की जेल में होते हैं और पूना में ही ये समझौता होता है, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदीप गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। अब देखो ये समझौता तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है, लेकिन इस पे साइनिंग अथॉरिटी किस किस की होती है? मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी साइन करते हैं। गांधी जी मैम क्यों नहीं करते? अभी मैंने बताया कि गांधी जी इस टाइम पे जेल में होते हैं। उसके बाद में आपका गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि कब होता है? 1931 में होता है। और एक आपका देखो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको कौन अनाउंस करता है? इसको अनाउंस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसकी घोषणा करते हैं बेटा रैमजे मैकडोनल्ड। कौन करते हैं? रैमजे मैकडोनल्ड। अब आप कहेंगे कि मैम ये रैमजे मैकडोनल्ड कौन थे? तो रैमजे मैकडोनल्ड थे आपके इस टाइम पे ब्रिटिश पीएम। कौन थे? ब्रिटिश पीएम, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनल्ड। और ये अनाउंसमेंट करते हैं किसकी? अब यहां पे ये बोल देते हैं, देखो मैं आपकी पूरी कहानी सुनाती हूं।
देखो 1930 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको अच्छे से पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। इधर आपके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बुलाती है। 1930 से शुरू होता है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो कहती है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी आके लंदन में इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन आपकी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें नहीं जाती है। फिर उसके बाद में आपके जो इस टाइम पे जो इरविन होते हैं, जो आपके वायसराय होते हैं, इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता कराया जाता है और इसमें इरविन कहते हैं कि आपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया हुआ है, एक तो आप इसको वापस ले लो और साथ साथ आप क्या करो, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। ये किसकी शर्त होती है? इरविन की शर्त होती है। गांधी जी क्या कहते हैं कि आपने जितने भी राजनीतिक बंदी पकड़ रखे हैं उन सबको आप फ्री कर दो। इरविन मान जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर, भगत सिंह और राजगुरु को वो नहीं छोड़ते और कहते हैं कि ये इस समझौते में नहीं होगा। गांधी जी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसलिए इसको गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। पूना पैक्ट हो जाता है। अब पूना पैक्ट में क्या शर्त थी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो पहले ये वाली घटना घटी, फिर ये वाली घटना घटी, तो फर्स्ट और थर्ड किस में है? दो में है, यानी कि सी और डी तो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि कब से कब तक चलता है? 7 सितंबर 1931 से ये स्टार्ट होता है और दिसंबर 1931 तक, या कह सकते हैं 1 दिसंबर 1931 तक यहां पर चलता है। अब गांधी जी इसमें भाग लेने जाते हैं, वहां पे कुछ चीजों पे सहमति नहीं बनती, गांधी जी आ जाते हैं और फिर आपका क्या है वो, अब गांधी जी तो आ गए लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो चल रहा है। अब वहां पे क्या करते हैं, आपके जो रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते हैं किसकी? कम्युनल इलेक्टोरेट की, मतलब कि हर जाति को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। और गांधी जी इस टाइम पे जेल में होते हैं, वापस आते हैं और जेल में चले जाते हैं। अब जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो गांधी जी पता है क्या करते हैं? गांधी जी यहां पर अपना जो है हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं, भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब भूख हड़ताल शुरू करते हैं तो उनकी तबियत खराब होना स्टार्ट हो जाती है और फाइनली फिर मदन मोहन मालवीय के एफर्ट्स से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एग्रीमेंट कराया जाता है। तो ये कौन से नंबर की घटना थी मैम? ये तीसरे नंबर की घटना थी। तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट नंबर पे आपका ये पहले एक समझौता हुआ, फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, फिर इन्होंने मैम सांप्रदायिक घोषणा की, तो फोर्थ यहां पे ए आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है? पूना पैक्ट। तो हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ी? कहानी पढ़ ली पूरी, और मैंने आपको बता भी दिया और आपने सुन भी लिया। जल्दी से इसी बात पे एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया? पूरा सीक्वेंस, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? ए। जल्दी से इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बादामी कहें या फिर आप बातापी कहें, ठीक है, अब आपको आंसर करना चाहिए। बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से राजवंश की किस राजवंश की अवधि के दौरान कराया गया था? जल्दी से बताओ। अगर आपको ये पता है कि बातापी किसकी कैपिटल है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे कि किसने बनवाया होगा। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ किसने बनाया। और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की हिस्ट्री की। ओके, प्रियंका कह रही है कि मैम चालुक्यों ने बनवाया है, तो बिल्कुल प्रियंका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। इस चालुक्य वंश का एक रूलर हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है बच्चा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय ने, मैं यहां पे लिखती हूं, इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराया था, इसके बारे में किस अभिलेख में चर्चा की गई है? तो एहोल अभिलेख में। किसमें की गई है? एहोल अभिलेख में। और एहोल अभिलेख को किसने लिखा है? तो ये लिखा है मैम रवि कीर्ति ने। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने मैम लिखा है। तो रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और आपके हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध होता है,
जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है, उसमें इसके बारे में चर्चा है। अच्छा मैम, पुलकेशिन द्वितीय को भी किसी ने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, इसको किसने हराया था, इसने तो चलो हर्षवर्धन को, इसको हराया था बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हराया था, आपके पुलकेशिन द्वितीय को। और ये नरसिंह वर्मन जो प्रथम था, ये किस वंश से आपका यहाँ पे मतलब किस वंश से रिलेट करता था, तो ये वंश था आपका पल्लव वंश। कौन से वंश का शासक था, पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने किसको हराया, पुलकेशिन द्वितीय को। अब आगे चलते हैं, पल्लव वंश की कैपिटल पूछी जा सकती है, इसकी कैपिटल क्या होती है, तो इसकी कैपिटल होती है कांचीपुरम। ठीक है, क्या होती है इसकी कैपिटल, कांचीपुरम। ये बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और भी देखिए यहां से और क्या चीजें बन सकती हैं, एक आपका डायनेस्टी यहां पे दिख रही होगी, यहां पे आपको राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था, फाउंडर था इसका दंती दुर्ग। कौन था इसका फाउंडर, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। अब आप मुझे ये बताओ कि राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगी। राष्ट्रकूटों की कैपिटल बताओ, जल्दी से बताओ। और आपको ध्यान रखना है, आप जैसे कैपिटल बताओगे मैं बताऊंगी कि कैपिटल बनाया किसने था उसको। दंती दुर्ग यानी कि आपका ये फाउंडर था आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी, डायनेस्टी ऑफ राष्ट्रकूट किसने फाउंड किया, तो आपके दंती दुर्ग ने इसको फाउंड किया था। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चोल वंश का मैं जब तक बता देती हूं। हाँ, प्रियंका ने बिल्कुल सही किया है, मान्य खेत। ठीक है, मान्य खेत इनकी कैपिटल थी। और किसने बनाई थी, तो इसी वंश का एक राजा था अमोघ वर्ष, उसने इसको कैपिटल बनाया था। एक आपका आया चोल साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी, विजयालय ने। ठीक है, किसने की थी, विजयालय ने। और इनकी कैपिटल क्या थी, तो इनकी कैपिटल थी तंजौर या तंजावुर। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी, तंजौर या तंजावुर। तो ये चोल साम्राज्य आपका हो गया। आपके सारे साम्राज्य के बारे में मैंने आपको यहां पे बताया। एक और चीज यहां पे आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार का निर्माण तुम्हें पता है किसने करवाया है, बिल्कुल विजयालय, जिन्होंने ऑप्शन किया है सही किया है। अच्छा, कुतुब मीनार अगर मैं इसकी बात करती हूं तो आपको पता है कि इसकी स्टार्टिंग कौन कराता है, आप लोग अपना आंसर करो। स्टार्टिंग कराता है मैम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्टार्टिंग कराता है। ठीक है, फिर मैम इसको कंप्लीट कौन कराता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट कराता है इल्तुतमिश। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें आग लग जाती है और आग लगने के बाद इसको रिपेयर कौन कराता है, तो रिपेयर कराता है फिरोज शाह तुगलक। कौन कराता है, फिरोज शाह तुगलक। और इसको 2 मंजिला और ऊपर करवा देता है, 2 मंजिल बनवाता है इसमें रिपेयर करा के। इल्तुतमिश ने पूरा कराया, रिपेयर किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। आप सभी ने आंसर किया है डी कि मैम शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन सिकंदर ने कहा है कि नहीं मैम कुशल पत्थर का कट्टा, लेकिन बेटा आंसर होगा सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता का स्टील। इसमें ऐसा स्टील लगा हुआ है जिसपे कभी भी जंग नहीं लगता है और इसी के लिए ये मेहरौली स्तंभ प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। ऐसे स्टील का यूज हुआ है जिसपे कभी भी जंग नहीं लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर। ये कौन सा जनरल ओ डायर है, जनरल माइकल ओ डायर है। जनरल माइकल ओ डायर, इसकी हत्या की बात की गई है। ओ डायर, मैंने आपको बताया था कि जनरल डायर और जनरल माइकल ओ डायर अलग अलग थे। ठीक है, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था और गोलियां चलवाई किसने थी, माइकल ओ डायर ने। आंसर आ गया मैम सी, वेरी गुड। ठीक है, उधम सिंह ने मारा था कहां पर, 1940 में मारा था और कहां पर मारा था, लंदन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1940 में लंदन में और कहां पे, कैक्सटन हॉल में। हॉल का नाम भी याद रखिएगा, कैक्सटन हॉल में इसको मारा था। बिल्कुल संजना, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ गया है सी, उधम सिंह। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हसरत मोहानी एक ऑप्शन में दे रखा है। जो आपने एक स्लोगन सुना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। क्या सुना है, इंकलाब, एक मिनट में लिख देती हूं, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। इस वर्ड को जो दिया था वो किसने दिया था, हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन इसको फेमस किसने किया था, इसको प्रसिद्ध किसने बनाया था, तो मैम वो बनाया था भगत सिंह ने। फेमस किसने किया था, भगत सिंह ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद जो वर्ड है, ठीक है,
वो किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है कि वो हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने। अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर क्या करेंगे? तब आप भगत सिंह आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके वीर सावरकर, इन्होंने आपका जो 1857 का रिवॉल्ट होता है, जो इस टाइम पे वायसराय कौन होता है, सॉरी गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। तो 1857 में आपका जो वॉर हुआ था, इन्होंने लिखा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। क्या लिखा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, एक बुक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसने लिखी है? वीर सावरकर ने इसको लिखा है। वीर सावरकर ने 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था? मैंने अभी सारे पत्र आपको इनके बताए थे, जल्दी से बताइए। देखिए, एक मैंने आपको बताया था यंग इंडिया, ऑप्शन में है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था हरिजन, ऑप्शन में है। एक मैंने आपको बताया था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन में है। एक मैंने आपको बताया था नवजीवन, ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं। अब इनमें से कौन सा है जिसको आपने नहीं, मतलब जिसके राइटर जो थे, इन्होंने मतलब गांधी जी थे लेकिन साउथ अफ्रीका में, आप कह रहे हैं कि मैम डी आंसर होगा। गलत बात प्रियंका, मैंने अभी बताया इंडियन ओपिनियन इन्होंने कहां लिखा था? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और बाकी हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब इन्होंने कहां लिखे थे? भारत में। अब जो बच्चे आंसर किए हैं कि इंडियन मिरर होगा, इंडियन मिरर जो है वो किसने लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूं। भारतीय दर्पण देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। कौन कौन है इसमें? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, और इसकी डेट क्या है? 1861। तो ये आपके इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। तो यहाँ पे डी आंसर तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। जल्दी से एक बार इसी बात पे फिर से वीडियो को आप लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हम जल्दी से फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, बताइए। ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, ठीक है, कौन थे बताइए। ओके, प्रियंका एस, प्रियंका बी कह रही हैं। ओके, सिकंदर बी कह रहे हैं, प्रियंका बी कह रही हैं, प्रमोद पाल जी बी कह रहे हैं। तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में आज बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में किस पार्टी से चुने गए थे? तो बेटा लिबरल पार्टी से चुने गए थे। आपका एक एक्ट आया था 1892 का एक्ट, और इसमें कहा गया था कि अब जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्ट किए जाएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे, और उसी अप्रत्यक्ष निर्वाचन में ये लिबरल पार्टी से आपके चुने गए थे। साथ साथ कहा गया था कि जो बजट है उस पर भी अब डिस्कशन करने का राइट होगा, बजट पर भी अब जो है आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये 1892 के एक्ट में था। अब दादा भाई नौरोजी जो है वो लिबरल पार्टी से थे, और किस जगह से चुने गए थे? तो फिन्सबरी करके एक जगह थी, फिन्सबरी, वहां से ये चुने गए थे, और ये फर्स्ट इंडियन थे। दादा भाई नौरोजी को ही आप क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही फर्स्ट टाइम क्या निकाला था? फर्स्ट टाइम इन्होंने निकाला था पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही निकाली थी। और कितनी निकाली थी? तो 20 रुपीज निकाली थी। जो आपकी गरीबी रेखा होती है, जो पुअर लाइन होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। और ये आपके दादा भाई नौरोजी ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहां पे क्या किया था? इसको निकाला था। बिल्कुल ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी, सीएचएसएल जो भी एग्जाम होते हैं, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर यूपी ट्रिपल एससी पैट लिखा है तो ये क्वेश्चन से पैट में नहीं आएंगे, ये पीसीएस तक में क्वेश्चन सारे आते हैं। उसके बाद में और क्या किया दादा भाई नौरोजी ने, वो भी सुनिए।
नेशनल इनकम निकाला। दादा भाई नौरोजी ने क्या दी थी? एक ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी जिसको आप कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरीके से आपके धन को लंदन लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है सिकंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या दिया था? ड्रेन थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये भारत के पैसे को कहां ले जा रहे हैं? ब्रिटेन में, लंदन में लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने एक बुक लिखी थी, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये किसकी बुक थी? आपके दादा भाई नौरोजी की ही बुक थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक पर्सनल सेक्रेटरी थी जिनका नाम है मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। और ये भीकाजी कामा कौन है? इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। यही मैडम जी भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आपके भारत का तिरंगा फहराया था, लेकिन आज जैसा तिरंगा झंडा नहीं था आपका। मैडम भीकाजी कामा इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। दादा भाई नौरोजी जो है, इनकी अगर मैं और बात करती हूं तो इन्होंने 1906 में आपका कलकत्ता में एक सेशन होता है, इसमें ये चेयरमैन होते हैं और यहां पे पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किया जाता है आईएनसी में। लेकिन सबसे पहले किसने स्वराज वर्ड का यूज किया था? तो मैम दयानंद सरस्वती जी ने, वही दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने स्थापना की थी 1875 में आर्य समाज की। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ऑप्शन है यहाँ पे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। इन्होंने आईएनसी के 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो आईएनसी की चेयरमैन बनी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। मैम बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाली मैम तो पढ़ाती भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा विष्णु? बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तो मैम नहीं पढ़ाते, सर पढ़ाते हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके फर्स्ट गवर्नर फीमेल थी किसी भी राज्य की, बिल्कुल यही थी, बिल्कुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, खिज्र खान ने किस वंश की शुरुआत की थी? जल्दी बता दो, खिज्र खान ने किस वंश की शुरुआत की थी? बताओ जल्दी से। खिज्र खान, फाउंडर ऑफ Which dynasty was started by खिज्र खान? जल्दी से बताइए आंसर, आप लोग के आंसर का वेट करना पड़ता है, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, बी आंसर आ रहा है कि मैम लोधी नहीं बेटा, सैयद वंश की स्थापना की थी। अब आप कह रहे हैं लोधी, ये वैसे तो लोधी ऐसे लिखा जाएगा, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने। और इस लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम है सिकंदर लोधी। इससे दो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी ने क्या बनाया था? एक तो इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और दूसरा इसने गजे सिकंदरी को बनाया था। गजे सिकंदरी को क्यों बनाया था? जो आपकी कृषि भूमि होती है उसकी माप करने के लिए इसने गजे सिकंदरी चलाया और साथ साथ इसने क्या किया? साथ साथ इसने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद में आपसे राजपूत, राजपूत का नाम आते, किसका नाम आता है? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है। और पृथ्वीराज चौहान जो है, इनके दो युद्ध हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। कौन सा? 1119 और 1192 में। दोनों युद्ध का नाम था तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध होता है और ये दोनों युद्ध आपके पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के बीच में होते हैं। पृथ्वीराज चौहान पहले वाले तराइन के युद्ध में हार जाते हैं, और सॉरी पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब पहला युद्ध होता है 1191 में, तो उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे वाले में आपके पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आंसर हो जाएगा ए, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ जी, तराइन का युद्ध। और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? बताओ, कैवल्य का धर्म संबंध किस धर्म से है? ओके, प्रियंका का आंसर आ रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नीतीश का आंसर आ रहा है कि मैम ए होगा। ओके, बी और ए में बड़ा कंफ्यूजन है बेटा, आंसर हो जाएगा जैन धर्म। कैवल्य क्या होता है? जब किसी भी धर्म की आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जैन धर्म में उसको क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। और बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निर्वाण
निर्वाण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निर्वाण की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म से रिलेट है और कैवल्य आपका जैन धर्म से रिलेट है। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताओ किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी मैम। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म को बहुत ज्यादा फेमस किया था। जल्दी से इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर करो। कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। ठीक है, कौटिल्य को और क्या क्या कहा जाता है मैम? इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, इनको चाणक्य कहा जाता है, साथ साथ इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली। और मैकियावेली क्यों कहा जाता है? कि मैकियावेली आपका एक वेस्टर्न थिंकर है और इस मैकियावेली की एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस इसकी पुस्तक का नाम है। और इसकी जो कल्पना, जिनको आप आंसर कर रहे हो अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र से इसको कंपेयर किया जाता है और इसीलिए इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने क्या फाउंड किया था? फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी है ना, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने मैम घनानंद, जो किस वंश का अंतिम शासक था? जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और किसकी हेल्प से? तो कौटिल्य की हेल्प से ही हराया था। कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनकी पुस्तक थी आपकी अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक व्यक्ति है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। ध्यान से सुनना, सेल्यूकस निकेटर, इसको यहां पर हरा दिया था। ये निकेटर जो थे ना, एक तरीके से ग्रीक थे और ग्रीक्स को हराना अपने आप में एक बड़ी उपाधि थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया और इसकी एक बेटी थी हेलिना। ठीक है, इसकी बेटी का नाम क्या था? हेलिना। तो हेलिना से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी बेटी का नाम क्या है? हेलिना। तो हेलिना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज जिसका नाम होता है। और ये मेगस्थनीज जो है इस सेल्यूकस निकेटर का दूत होता है, एम्बेसडर होता है और किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका मैम इसकी पुस्तक का नाम है। तरंगिणी किसकी पुस्तक का नाम है? कल्हण। इसमें क्या है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का मैम इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, और राजतरंगिणी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में इसको कल्हण ने लिखा है और उसमें कश्मीर का इतिहास बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास बढ़िया लग रही है? लग रही है तो थम्स अप भेज दो जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर दो। ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है, तो कौन सा वो स्मारक है जिसको पत्थर में सपना कहा जाता है? गुड इवनिंग रितिका, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, प्रदीप खत्री जी, रितिका, सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। 6 से 7, 4 से 5 2 क्लासेस मेरी होती हैं और पूरी जान से मैं पूरी क्लास लेती हूं, पूरी एनर्जी के साथ। अब आप मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे। नीतीश, अंशु कह रहे हैं कि मैम क्लास बहुत अच्छी है। ओके, प्रियंका का आंसर आया है कि मैम पंचमहल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, पंचमहल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी कहां पर है? यूपी में। और ये किसके टाइम पे बनाया गया है? अकबर के टाइम पर। ठीक है, लाल किला भैया आपका दिल्ली में है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखो यहां पे जो ताजमहल है ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसको आप क्या कहते हैं? प्यार की निशानी कहते हैं मैम। क्या कहते हैं? प्यार की निशानी कहा जाता है इसको। और ताजमहल को किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज, जिनकी जो वाइफ थी उनकी याद में ताजमहल को बनवाया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल की नकल किसको कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब के बेटे ने मैम बनवाया था अपनी माता के याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है? सबसे पहले सुल्तान का खिताब किसने लिया था? सुल्तान का खिताब किसने लिया था? मैम कितने क्वेश्चन कराओगी? मेरी बैटरी जाने वाली है। चलो ज्यादा नहीं कराऊंगी, 55 तक क्लास लूंगी, 3 मिनट और क्लास लूंगी विष्णु। ठीक है, सबसे पहले सुल्तान का खिताब किसने लिया था? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से।
सुल्तान का खिताब सबसे पहले किसने लिया था? ओके, प्रियंका कह रही है मैम शेर शाह सूरी। प्रियंका, इनको तो शेर शाह का टाइटल मिल गया था ना, इनको तो शेर शाह का मिला था बेटा। ठीक है, शेर शाह कहो या शेर खां कहो, शेर खां कहो, क्योंकि इन्होंने एक ही बार में शेर खां को मार दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर है महमूद गजनवी। ये वही महमूद गजनवी है जिसने 17th टाइम अटैक किया था आपके इंडिया पर, और इसमें इसका फेमस अटैक था 1025 का, जो कहां पर किया था? सोमनाथ टेंपल में या सोमनाथ मंदिर पर, जो कहां पर है आपका? गुजरात में। तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर जो इसका अटैक था वो फेमस। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि महमूद गजनवी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। इसके टाइम पे दो चीजें पूछी जाती हैं, दो आपके लोग थे, एक तो था फिरदौसी जो इसी के टाइम पर था, और एक था आपका अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। बेटा इनकी बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी मैम, और अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी। तो ध्यान से सुनना कि जो फिरदौसी है उसने जो किताब लिखी थी शाहनामा, कौन सी किताब लिखी थी? शाहनामा। और अल बरूनी ने कौन सी लिखी थी? तहकीक ए हिंद। ये ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद। प्रियंका बेटा 17th टाइम, 27 बार नहीं 17 बार प्रियंका, 17 बार। ठीक है, तो फिरदौसी ने शाहनामा और आपके अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद यहां पर पुस्तक इसी के टाइम पर लिखी थी। शेर शाह सूरी को मैंने अभी बताया किसका टाइटल दिया गया था? शेर खां का टाइटल दिया गया था। किसने दिया था? बाबर खान लोहानी ने। किसने दिया था? यह भी पूछा जा सकता है। बाबर खान लोहानी ने दिया था, बाबर खान लोहानी ने। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन और आता है, शेर शाह का मकबरा कहां पर है? तो बच्चा ये है आपका सासाराम में। ठीक है, ये सब आपके मोहम्मद गौरी में डिस्कस कर चुकी हूं, सिकंदर लोदी में डिस्कस कर चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बाकी क्वेश्चन चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। बताइए जल्दी से, और जल्दी में एक मिक्स मैराथन लेके आऊंगी, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की दबा के क्वेश्चंस करेंगे उस दिन। बताओ जल्दी से। हाँ जी, सासाराम बिहार में है। प्रियंका कह रही है कि मैम बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो बिल्कुल। कैप्टन विलियम हॉकिंस क्या करने आया था मैम? ट्रेड के लिए परमिशन लेने आया था, व्यापार करने की अनुमति लेने आया था, लेकिन ये इसको मिल नहीं पाई थी। जहांगीर के दरबार में जब ये आता है तो जहांगीर इससे बहुत खुश हो जाता है और इसको इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है। क्या कह देता है? इंग्लिश खां कह देता है, और इसको कहता है तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड की परमिशन ये नहीं ले पाता। ट्रेड की परमिशन किसको मिलती है? थॉमस रो को, जो कि दूसरा आपका आता है। एक ऑप्शन है यहाँ पे रॉल्फ फिच, ये किसके टाइम पर आता है? अकबर के टाइम पर। ये ट्रेड की परमिशन लेने नहीं आता, बस भारत में घूमने आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके जब थॉमस रॉ को परमिशन मिल जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलती है। सूरत कहां पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर है। इसको क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है भारत की। ठीक है, और सबसे ज्यादा डायमंड कहां पे मिलता है? एमपी में। एमपी में कहां पे? पन्ना की खान में। तो ये सब आप ऐसे जोड़ना सीखें चीजों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट। गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना था? इसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्लास होगी सर की डीआई की, और बहुत अच्छा डीआई पढ़ाते हैं सर। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते उनकी क्लास, इतना अच्छा डीआई पढ़ाते हैं। एक बार पढ़ के तो देखो मेरे कहने से। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, गोपाल क्या आंसर आ रहा है आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके कौन थे? पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या बनाया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आईएनसी के 1950 में एक सेशन होता है बनारस में, उसके चेयरमैन होते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण